आह, एक एक बूढ़ा आदमी को जैसा होना चाहिए वैसा है। अच्छा, बूढ़ा आदमी को जैसा हाँ। होना चाहिए। ठीक है आदमी है सब। हाँ। लगता है ये सब मुश्किल है सर। कहीं ना कहीं होगा, देखिए। मामा आवाज ठीक है अभी? आप सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है मामा? लो, उनका भी आवाज खत्म हो गया। अभी तो ठीक था सब कुछ। हेलो, चेक चेक चेक। मामा आपका आवाज बंद हो गया मामा, पता नहीं कैसे बट हो गया। फिर से लगाए, फिर से लगाए। हाँ अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो हम लोग का आवाज जा रहा है कि नहीं? कुछ बोलिए मामा। अब आ, फिर गया इन लोग के साइड में। अब आ गया, फिर गया। कुछ आ ही नहीं रहा है। आवाज आ तो रही है, अपनी आवाज तो आ रहा है। अब सुनाई दे रहे हैं मामा? मेरे को आपकी आवाज सुनाई दे रही है देखते हैं। और आपको भी मेरी आवाज शायद सुनाई दे रही है दीदी। बहुत कम आ रही है आवाज तुम्हारी, बहुत कम आ रही है हमारा। और हमारे पास अलग स्पीकर नहीं है। वो कनेक्ट करना नहीं आ रहा। चलो मामा अब ठीक है? हाँ ठीक है। वही थोड़ा थोड़ा लैट्रिन का प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन टॉलरेबल है। दैट वे आई एम ओके। और सबसे सही बात ये है कि पहले से थोड़ा ठीक हो रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये और ज़्यादा बेटर है। मामा आप ना इस कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, आपका मुंह यहाँ पे कट जा रहा है। हाँ हम्म? अच्छा एक मिनट, एक मिनट जरा एडजस्ट कर रहे हैं। ओके। रूम कितना अच्छा है, एकदम फॉरेन की तरह है। सोनी का भी घर बहुत सुंदर है, भैया भी बहुत सुंदर है। सुंदर में तो बहुत ही सुंदर है। ये एप्पल क्या कर रहा है कि मेरे साउंड माइक्रोफोन के गेन को थोड़ा कम कर दे। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, अपने आप इसको कम कर दे। हाँ आ गया, अब आ गया, अब आवाज आ गया। आप इसको कम क्यों कर रहे हो? हाँ आ गया, हाँ ठीक। थोड़ा सा कम। अब मेरी आवाज जा रही है ठीक से ना? हाँ 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 हाँ। तो मामा मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग आपके बाबा दादी का बात की है, तो हाँ अपना इसी तरह से, क्योंकि आपके पास एकदम एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है स्टोरीज का, तो मैं सोच रहा था कि ना एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप उन लोग के बारे में कुछ बताइए, तो हाँ, ये भी ठीक है। है ना? तो जैसे आप अपने अपने पापा के बारे में कुछ बताइए। पहले बाबा से शुरू करो ना। चलिए ठीक है, बाबा से शुरू करते हैं। हाँ हमारे बाबा, हाँ तो उनका उनका पहला बहुत ज़्यादा कॉमन किस्सा है जो हम लोग ज़्यादा याद करते हैं। वो ये है कि एक बार वो आप घर में गांव में प्लेग हो गया, लोग मरने लगे, तो उनकी माँ बाबा दोनों भाई को लेके अपने नैहर चली गई। हाँ हाँ वहाँ पर वो लोग घूरा पर
के किनारे बैठे हुए थे रात को, कोई अनजाना आदमी आया, पूछा कि ये दोनों लड़का कहाँ का है। और बाबा के जो नाना थे उनको कोई बेटा नहीं था, बेटियां थी। तो कोई अजनबी आदमी पूछा कि ये दोनों लड़के कहाँ से है, कौन है भाई। तो लोग बोला कि अरे इनका नाती है, आजकल यही आया, अब यही सब खेती बाड़ी का देखभाल करेगा। तो वो आदमी बोला कि मांस का ढेर पर गिद्ध रखवार। ये एक थोड़ा व्यंग की बात थी कि मांस का कहीं ढेर हो, प्रॉपर्टी हो, उस पर गिद्ध को बैठा दो, रखवारी करेगा तो उसको ले जाएगा, लूट ले जाएगा। ये बात इन लोगों को इतनी खराब लगी बाबा को, बोले कि हम यहाँ प्रॉपर्टी के लिए आए हैं। और माँ को, जब अपनी माँ को बोले कि चलो वापस चलो, घर चलो, वो बोले कि इसमें कौन जाएगा, प्लेग में वहाँ मरने नहीं जाएंगे। तो वो बहुत जिद किए, नहीं मानी। तो छोटे भाई को कन्विंस किया, अपने 14 साल के थे, छोटा भाई 12 साल का था, लगभग यही एज ग्रुप रहा होगा। और दोनों आदमी रात को चल दिए और वहाँ से समझो करीब 30 माइल 15 कोस जमीन चल के अपने ननिहाल से भाग के अपने गांव लौट आए। तो ये एक किस्सा था उस आदमी का। उनको ये खराब लगा कि कोई कह रहा है कि हम प्रॉपर्टी के लिए यहाँ आए हैं और प्रॉपर्टी लेके जाएंगे। He didn't like it। और प्रॉपर्टी लेना तो दूर, इसकी चर्चा भी कोई करे, ये उनको इतना अपमानजनक लगता था कि हम मामा का प्रॉपर्टी ले जाएंगे। तो ठीक है मामा, ये वाला स्टोरी तो हम जानते हैं। आप उसके बाद जब ये वापस आए तब का भी एक कुछ है कि जब वो आए तो उन लोग का जो हाँ, प्रॉपर्टी। उसमें एक दूसरा किस्सा है। एक पहलवान थे, वो ज्यादातर जमीन लोगों की दूसरों को जोत लेते थे, छतन पहलवान। तो ये छतन पहलवान क्या किए थे, इनकी जमीन पर भी हल चलवा लिए थे, इनके खेत, चूंकि ये लोग सब कोई भाग गए थे, ज्यादातर लोग चले ही गए थे। तो ये गए, ये इकट्ठा किए कि नहीं हम हमारा हल चलेगा। ये अपना हल तो था नहीं, लोग हलवा लोगों के पास गए कि भाई चलो हमारे खेत पर हल चलाओ, बाद में हम पैसा। उस समय सिस्टम यही होता था कि हल चलता था, खेती होती थी, जिसके पास हल बैल है मजदूरी करता था। जब खेती हो जाती थी तो जब ऊपर फसल आता था ना, तो फसल से वो लोग बांट देते थे, हलवा को, मजदूर को, सबको। ये उस पुराने उस जमाने के तरीकों में था यही। वहाँ कैश का सिस्टम ज्यादा था नहीं, सब अनाज से ही बांटा जाता था। अनाज कब होगा, जब होगा तब ना। तो ज्यादातर लोग ऐसे करते थे। तो हलवा किसी कोई तैयार नहीं होता था कि छतन पहलवान उस जमीन को जोते हुए किसी को तैयार करा के ले गए। तो वहाँ छतन पहलवान को खबर लगी, वो अपने आदमियों को लेके पहुंच गया। बोला कि ये खेत अब तुम जोतोगे, तुमसे क्या हो, तुम बच्चा हो, तो ना हम जोतेंगे। तो तुम हमसे पंगा लोगे, हमसे लड़के जोतोगे, तो हाँ लड़के जोतेंगे। तो किस चीज, कैसे तुम लड़ोगे हमसे, देख रहे हो 4 आदमी लाठी के साथ है हमारे, हमसे तुम लड़ पाओगे, कैसे लड़ोगे। तो ये अपने फेटा में से एक छोटा सा चाकू था, जो हथेली भर का मुश्किल से होगा, निकाले, इससे लड़ेंगे तो जीतोगे, तो जीतेंगे, नहीं तो मरेंगे। लेकिन जब तक जिंदा है लड़ेंगे। चेतन पहलवान को उस छोटे 14 साल के बच्चे का ये साहस काफी इम्प्रेसिव लगा। और वो बोला अच्छा ठीक है, आज से जब तुम जोतो, और अब कोई दिक्कत हो तुमको गंदेलाल, तो तुम हमसे कहना। और चेतन पहलवान उल्टे, जो उनका लुटेरा था, वो उनका पैटर्न हो गया। और उसके बाद चेतन पहलवान की मदद से वो फिर अपना खेती बाड़ी सब कुछ संभाले और करने लगे। केवल अपना ही नहीं, अपने चचेरे परिवार का भी। ये दूसरा किस्सा था उनका। ये चाचा नहीं बताया तुमको? नहीं मामा, ये चाचा बताए थे? हाँ, दोनों किस्सा थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ पहले से भी, और पता नहीं मम्मी से या कहीं से। भैया ही बताया, हाँ, नहीं तो आप ही बताए होंगे हम लोग। डाके को तो नहीं बताया। हाँ, हम एक बार पहले ही बताए थे तुमको। एक तीसरा किस्सा भी बाबा का है, वो है कचहरी का। एक बार कचहरी में
एक जमीन थी, ये किस्सा मैं तुमको बताया था शायद, एक जमीन पर डिस्प्यूट था, तिवारी लोग किसी गरीब का जमीन ले लिए थे, तो उसकी जमीन के चारों ओर तिवारी लोगों की जमीन थी, तो वो कहते थे कि भाई बीच का जमीन है तुम्हारा, हट जाओ इसमें से, हमको हल चलाने वगैरह दिक्कत होती है, तुमको दूसरी जगह और ज्यादा जमीन दे देते हैं। वो जिद्दी था, बोला नहीं हम दूसरी जगह नहीं लेंगे, हमारा ये जमीन हमारा अच्छा है। पढ़ाई का जमीन था भैया। तो वो लोग जब नहीं माने तिवारी लोग, तो तिवारी लोग जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिए और मुकदमा कर दिए इस पर उल्टा। ये उल्टे सीधे जैसे वो मुकदमा केस कोर्ट में चला गया। कोर्ट में तो जानते हो उस जमाने में भी आज भी ज्यादातर एविडेंस पर लोग डिपेंड करते हैं। कुछ कुछ एविडेंस देंगे, तिवारी लोग इन्फ्लुएंशियल थे, पैसा था, वकील था, कोर्ट में किसी तरह ये लोग साबित कर लिए कि नहीं वो जमीन उसकी नहीं है। लेकिन अब उसके लिए गवाह चाहिए था, उसके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था, गवाही था सिर्फ, तो कोई गवाही देने को तैयार न होता था, तो ब्रह्मदेव लाल गवाही देने को तैयार हो गए थे कि हम देंगे गवाही। तिवारी लोगों के यहाँ से थ्रेटनिंग भी आया कि गवाही दोगे तो तुमको मुश्किल हो जाएगी, हम लोगों के साथ जीना है कि नहीं जीना है, ये सब हुआ। ब्रह्मदेव लाल बोले जो सच है वो सच है, हम तो उसकी गवाही देंगे। कोर्ट में गवाही दिए, लेकिन इनकी गवाही से काम नहीं चला और केस खारिज हो गया और केस तिवारी लोग जीत गए। अब वो जो गरीब जो सच्चाई पर था, जिसकी जमीन थी, वो बेदखल हो गया। तो कोर्ट में ही जिस समय डिसीजन हो रहा था मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, ब्रह्मदेव लाल बोल दिए कि इस तरह से फैसला होगा, इतना नाजायज फैसला होगा तो आफत पड़ जाएगा, राज उलट जाएगा, भगवान सब उलट पुलट कर देंगे। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। बहुत नाराज हो गया मजिस्ट्रेट। वकील कुछ कर बोला कि इनको अरेस्ट किया जाए, ये हजूर के खिलाफ बोले हैं, बेइज्जती किए हैं। लेकिन ब्रह्मदेव लाल को कोई डिगाने वाला नहीं था, बोले जो सच है सो सच है। मजिस्ट्रेट क्या किया उस दिन, फिर डिसीजन को रोक दिया, बोला ठीक है हम फिर अगली सुनवाई करेंगे, 1 महीना बाद को समय दे दिया। ये लोग घर पर चले आए। एक दिन एक खबर लगी कि मजिस्ट्रेट आया है, वो घोड़ा पर चढ़ के मजिस्ट्रेट खुद वहां से चला है। बेतिया से करीब 16, हम लोग का गांव पड़ता है 4 कोस, मतलब 8 माइल, क्या 16 किलोमीटर, 16-17 किलोमीटर। तो वो घोड़ा पर उसमें बताता है, घोड़ा पर आ गया, मजिस्ट्रेट आया और सीधे वो क्या किया, खेत पर पहुंच गया। उसके साथ पटवारी अमीन सब लोग था, उस प्लॉट पर सीधे पहुंच गया। गांव में किसी को पता नहीं था, दरोगा वगैरह को भी किसी को पता नहीं था। सीधे वो अपने लाव लश्कर के साथ आया और उस प्लॉट पर पहुंचा। उस प्लॉट पर एक घसियारिन घास काट रही थी। तो उसने उस घसियारे ने पूछा कि ये खेत किसका है। इंटरप्रेटर्स थे वहां। घसियारे ने बता दिया कि खेत तो उस गरीब आदमी का है। तो बोला कि लेकिन ये इसमें तो तिवारी लोग बोलता है उसका खेत है। तो ना हजूर, घसियारे ने क्या बोलती है, सच बोलती थी, सच बोल दी। उसके बाद वो बुलवाया, तिवारी लोगों को बुलाया। तब तक ब्रह्मदेव लाल भी पहुंचे और सारी पार्टी पहुंच गई, भीड़ हो गई। और उन्होंने उस सारे लोगों के सामने तिवारी जी, जो गांव के इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, उनको हंटर से मारा, 2-3 हंटर, और बोला तुम कोर्ट को मिसलीड किया था। और फिर बाद में लौटा और जजमेंट चेंज हुआ। जजमेंट उस गरीब के फेवर में हो गया। तो तिवारी लोग से दुश्मनी लेना, वहाँ के बहुत इन्फ्लुएंशियल और बड़े लोग वही लोग होते थे, जमींदार समझो, और वो किए, लेकिन उस गरीब को जिता दिए। ये भी ब्रह्मदेव लाल का किस्सा था। तो ये 2-3 किस्से उनके थे। एक आध अनुभव की चीज थी, उनको बहुत जिद थी कि पढ़ाई अच्छी चीज है, धन अच्छा चीज नहीं है। उनके एक चचेरे भाई थे, उनका नाम था शिवमंगल लाल, उनके सबसे छोटे चाचा के इकलौते बेटे। उस जमाने में मैट्रिक कर गए थे, वो इंपीरियल बैंक में कैशियर थे, बहुत अच्छा स्टेटस में थे। तो उनका कहना था कि नहीं, प्रॉपर्टी, पढ़ाई लिखाई सब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन खेत रहे तो सबसे बड़ी चीज है। तो वो खेत पर जोर देते थे।
तो एक बार बड़का चाचा कोई पढ़ाने की बात चली, तो वो राय दिए कि काहे लग के लिए परेशान हो, खेती बाड़ी में लगाओ। बोले नहीं, और उसका नाम लिखा रहा है, पढ़ाने भेजेंगे। बोले पढ़ाने भेजिएगा, आपको खर्चा मालूम है कितना होगा? कहाँ होगा, तो कहाँ से दीजिएगा? तो बोले ये सिमंगल लाल, जितना खेत बस सब बिका जाई, तो वो दे बिका जाई तो दे बेच दे, लेकिन पढ़ाई तो कराए, जले लड़का पढ़ियन सन पढ़ाए। ये था उनका स्टैंड पढ़ाई के बारे में। तो और कहते थे आइडियोलॉजी उनकी सीधी सिंपल थी कि 3 चीजों पर बहुत जोर देते थे कि जस्टिस होना चाहिए, और विद्या बड़ी चीज है, और ईमानदारी होनी चाहिए। ये थे हमारे बाबा। और छोटे छोटे किस्से, अभी तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्से हैं जो याद आए तुमको बता दिए। तो मामा अब आप बताइए किसके बारे में आप नेक्स्ट बात करना चाहेंगे? अपने अपने बाबूजी के बारे में। बाबूजी, हाँ बाबूजी भी एक वैसी पर्सनालिटी थे। उनका भी आइडियोलॉजी तो बड़ा कड़ा था, ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, और थोड़ा दूसरों के लिए जीना चाहिए। एक बार वो मंदिर वगैरह नहीं जाते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, बहुत कुछ जिद्दी किस्म के थे। माँ कभी बोलती भी थी तो साथ देने के लिए भले चले जाएं, साथ देने के लिए पूजा ये जग वगैरह भी करा लेते थे, लेकिन भगवान में आस्था बिल्कुल कम रखते थे। दोनों भाई लोग नहीं पूजा एक बार हमने पूछा था उनसे, जब हम बड़े हो गए, नौकरी में आ गए थे, तो बैंक में आ गए थे, तब मुझे बाबूजी सब कोई मंदिर वंदिर जाला, पूजा वूजा करेला। बाबूजी बहुत कॉन्फिडेंस में हमको बोले, समझाए थे कि देखो, मेहनत से काम करो। अब खुद भी बहुत मेहनती थे, वो साइकिल से बहुत दूर दूर तक जाते थे, चारा काटते थे, गाय पालते थे, बहुत काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। तो मेहनत से काम करो, ईमानदारी से जियो। ईमानदारी से जीने का उनका सीधा फार्मूला था कि अगर किसी से लेते हो 10 पैसे की चीज, तो 11 पैसा लौटाओ, 9 पैसा नहीं। चाहे वो नौकरी, मिल के मैनेजर, मिल की नौकरी करते हो तो नौकरी में थोड़ा ज़्यादा काम कर दो, किसी से न्योता हकारी लिए हो तो न्योता हकारी में थोड़ा ज़्यादा दे दो। हर जगह उनकी ईमानदारी का सीधा था कि जितना तुमको मिलता है उससे तुम ज़्यादा दो, किसी भी तरह दो, किसी भी रिश्ते में दो। तो दूसरा फार्मूला था, पहला था कि मेहनत से काम करो, ईमानदारी से जियो, आज ये हो सके जितना संभव हो के दूसरा ला करो। तो दूसरा ला करो में भी वैसे ही रहे, हमेशा दूसरों के लिए करते रहे, दूसरों के लिए ऐसा करते रहे कि जिंदगी भर वो अपनी सारी सारी नौकरी में, उनके जो सुपरवाइजर थे उनके नीचे कितने लोग, बहुत स्टाफ थे मिलके, तो वो लोग कितना घर बना लिए, जमीन खरीद लिए, लेकिन रामा प्रसाद अपने लिए रिटायरमेंट के समय उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। रिटायरमेंट से 3-4 महीने पहले माँ पूछी थी कि अब कहाँ जाई, बोली चली ना, तो गाछ के नीचे एगो झोपड़ी डला जाई, हमने के भेड़ियारी में झोपड़िए न रहे, घास के बना ले सन, चल जाई काम, बाद में देखल जाई। हमको माँ बोली थी, फिर हमको मालूम हुआ, फिर जल्दी जल्दी हाउस लोन, होम लोन लिए, और वही होम लोन लेके ज़मीन कम से कम कर लिए थे वो, तो उस पर घर बनने का हुआ। लेकिन रिटायरमेंट के 6 महीना पहले तक उनको इस बात का ख्याल नहीं था, तो किसके लिए करते थे, सारा कुछ किए, दूसरों को घर बनाने में मदद, शादी ब्याह में मदद, हमेशा करते थे, वो करते रहे। तो ये 3 फार्मूला उनका था, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से जियो, आज ये हो सके दूसरा ला करो। और सच पूछो, अभी हम बहुत सा थियोलॉजी पढ़े, फिलॉसफी पढ़े, और हमको भी लगता है ये जो 3 फार्मूला था उनका, ये बहुत सीधा था। मेहनत से काम करो तो सीधी बात है, तुम्हारे शरीर को कोई बीमारी नहीं होगी, परेशानियां नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहता है। ईमानदारी से जियो तो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, परेशानियां होंगी, लेकिन आदमी, यू कैन होल्ड योर हेड हाई,
और तीसरा था दूसरों के लिए करो। ये भी बहुत बढ़िया फार्मूला था। दूसरों के लिए करने पर आदमी को जो संतोष और सुख होता है वो अब हम महसूस करते हैं, ये हम नहीं पा सके, वो बहुत पा लिए थे। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। ऐसे कहानी सुनना चाहते हो तो कहानियां उनकी भी कई हैं। एक छोटी कहानी हमको याद आ रही, हमारे होस्ट की है। बैरिया फार्म में, बैरिया एक फार्म था, 1600 एकड़ का फार्म था, बहुत बड़ा होता 1600 एकड़। तो बेतिया राज की जमीन को मिल को लीज मिला था, तो सारा जमीन पर फार्म बनवा लिया था। और उस पर अमेरिकन कोलेबोरेशन से बहुत बड़ा बड़ा मशीन यार्ड, दो तीन तीन ट्रैक्टर था, एक कैटरपिलर था, और हम सोचते हैं 15-16 जोड़ा बैल थे, 8-10 गाय थी, 1 दर्जन सिपाही थे भाला लाठी के साथ, एक क्लर्क था, और कुछ रेगुलर मजदूर थे 10-12 जो सब वहाँ रहते थे। उन सब के लिए घर था, क्वार्टर था। वो बैरिया फार्म कहलाता था। तो उस ज़माने में बैरिया फार्म की ये हैसियत थी कि ऊख की खेती होती थी, और ऊख पर इंसेक्टिसाइड छींटने के लिए एरोप्लेन से इंसेक्टिसाइड छिटाता था। यू कैन इमेजिन, ये हम बात बता रहे हैं 1954-56 की। हम लोग दौड़ते थे एरोप्लेन के पीछे कि वो जब ये छीट रहा है, दवा छीटता था। तो एक छोटा सा एयर स्ट्रिप था मिल के पास, दिराज क्वार्टर के पास, वहीं से वो हवाई जहाज टेक ऑफ करता था दवा लेके। और ये और फार्म पर बताइए तुमको कि एक कैटरपिलर था, 2 ट्रैक्टर थे। पूसा का पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंटर था उस समय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका 4 स्टाफ वहाँ रहता था। वहाँ रिसर्च था, मेट्रोलॉजी का सेंटर था, ये सब के इंचार्ज थे बाबूजी। 1600 एकड़ का फार्म, और उसमें 7 या 8 डीप ट्यूबवेल के बड़े बड़े वो ये थे, पंप हाउस बोलते थे। की रोल था बाबूजी का? इस इतने बड़े फार्म का, और रोज वहाँ, रोज हम सोचते हैं 100-150 मजदूर आते थे, उनका लिस्टिंग होता था, उनको काम पर भेजा जाता था, फिर आने पर शाम को उनको मजदूरी दी जाती थी, और वो चले जाते थे। उसके लिए एक छोटा सा तिजोरी था, जो हम लोग को याद है, वो घड़ी में दीवार में तिजोरी बनाया हुआ था क्वार्टर में। तो इस सब इस्टेब्लिशमेंट के वो इंचार्ज थे वहाँ पर। एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंस हुआ, एक सिपाही ने वहाँ के कोई करीब 1 दर्जन सिपाही बताए तुमको, सिपाही रहते थे दर्जन भर, और कुछ बाकी सिपाही भी बहाल होते थे, लेकिन यही 1 दर्जन सिपाही वहाँ के पेरोल पर, फार्म के पेरोल पर थे, फार्म के क्वार्टर्स में रहते थे। और इनको भाला भाला गणासा लाठी सब दिया जाता था। इन लोगों का खाली काम था कुश्ती खेलना, खाना, पहरा देना। तो इसमें से किसी सिपाही ने कोई किसी गरीब परिवार की किसी लड़की को रेप किया और भाग आया। वहाँ इस बात को लेके बहुत बड़ा एजिटेशन हो गया। लोग जो गांव वाले थे, करीब हम सोचते हैं 60-70 आदमी, लाठी भाला सब लेके और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके सब धावा बोले फार्म पर, और कि मर जाएंगे चाहे मार के आएंगे, चाहे मर जाएंगे। फार्म का अपना स्टाफ भी तो काफ़ी था, 20-30 आदमी तो थे ही, और सिपाही थे वो उसमें सब, गड़ा भाला गड़ासा वाले दर्जन 12-14, तो वो लोग थे। लेकिन फिर भी इस तरह का, वो बहुत दहशत का समय था। हमको याद है, वो हमारे होश की बात है। ये सारे लोग आ गए, और वो लोगों के हाथ में भी वैसे ही भाला गड़ासा कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके, उस जमाने का वही हथियार होता था, बंदूकें नहीं होती थी, और बड़ी जोर से चिल्लाते। और जो आसपास के गांव के लोग सुनते थे कि ऐसा हुआ है, और लोग भी इकट्ठा होने लगे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। बाबूजी फार्म से लौट के आए थे, अपने घर पे थे, बताया गया फार्म में एक गेट था, गेट पर गए, लोग मना किया कि मत जाइए, लोग पागल हो गया है, मार देगा, ये वो सब। फिर भी हुआ कि ठीक है जाएंगे। बाबूजी नहीं माने। उसके बाद उस समय का अजीब सिचुएशन था, मुकु तुम सोच नहीं सकते हो कि आदमी कैसे हैंडल किया वो था। वहाँ से जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था
करीब मोतिहारी में था, हम समझते हैं 5 किलोमीटर पर था, मोतिहारी थाना था। मील वहाँ से 3 किलो नहीं, मील 5 किलोमीटर पर था, थाना 7 किलोमीटर पर था। वो लोग किसी को आने जाने नहीं दे रहा था, पूरा घेर लिया था फार्म का, जो हम लोग का क्वार्टर वगैरह था पूरा, वो ऐसे घेरा हुआ था, उसके गेट पर वो लोग इकट्ठा हो गया था। कोई बाहर जा नहीं सकता है, बाहर से आ नहीं सकता है। फोन उस समय था नहीं कि फोन से खबर किया जाता। ऐसे में सोचते तो कोई क्या करेगा, मुश्किल था, मतलब अंदाजा करो क्या किया। अब वो लोग आए थे कि नहीं, हम उस सिपाही को, या तो उस सिपाही को सुपुर्द करो और नहीं तो हम लोग मार के जाएंगे, हम एक बदले एक जान लेके जाएंगे। तो बोले होंगे कि इसको पुलिस के हवाले करते हैं, हैं? बोले होंगे कि इसको पुलिस के हवाले करते हैं, तुम लोग जाओ। पुलिस का सवाल नहीं था, पुलिस की बात वहाँ वो कौन सुन रहा था उस समय। पुलिस की बात ही नहीं, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो वो सोचते हमको उस आदमी को दो, अब वो आदमी नहीं है तो बोला ये नहीं है सिपाही, वो नहीं है, वो भाग के यहाँ थोड़े आएगा। तो बोले तो नहीं, हम लोग किसी को तो जो जिम्मा रहो, हम तो किसी को मार के जाएंगे। बोले वहाँ कि हमें तो मारो तुम लोग को। सिपाही लोग अपने जो फार्म के सिपाही थे, वो अपना भाला गड़ासा लेके आ गए। वो लोग एक तरफ से, वो लोग भीतर से खड़ा हो गया, और उधर से 50-60 आदमी वो खड़ा था। बाबूजी गए, उस हालत में गए, इतने सारे लोगों के मना करने पर भी वो गए। बोले कि आप लोगों से बात कीजिएगा। तो यार बात करेंगे, क्या बात कीजिएगा? बोले एक काम कीजिए, सबसे पहली चीज कि आप आए हैं तो बात कीजिए, उसके बाद मारपीट कीजिए। बात से नहीं सलटे तब मारपीट कीजिएगा। तो बोले हाँ ठीक है। तो पहली चीज की बातचीत नहीं हो सकती है लाठी भाला में। लाठी भाला आप लोग रख दीजिए। इधर जो सिपाही थे, जो हम लोग के पेट सिपाही थे, उनका तो काम ही था लड़ना, वो तो उसी के लिए थे ही, वो तो रोज को यही खाते ही पीते थे उनका। ये लोग बोले कि नहीं बजूर, ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले चुपचाप रहिए। और सबको 15 आदमी को वो खड़ा कराए लाइन में, अपने हाथ में जो गड़ा सा बाला है सबको लाइन में खड़ा, लाइन में खड़ा होने का होता था। तो खड़ा हो गए लोग, इधर गांव वाले खड़े थे, कहे कि ठीक है, सब कोई लाठी भाला रख देगा, और आप लोग को विश्वास नहीं, पहले हमारे सिपाही जी लोग रखेंगे। और सब सिपाही लोग से लाठी भाला गड़ा से सब जमीन पर रखवा दिया। थोड़ा ही लोग डर रहा था, लेकिन रख दिया। ये रख दिया तो गांव वाले भी रख दिए। ये एक मिरेकुलस चीज थी। हम लोग छिपे हुए थे पूसा वाले घर के, पूसा वाले स्टाफ के घर में, वो थोड़ा दूर था। वहाँ जब आए तो बाद में सब किस्सा बताया गया हम लोगों को। जब दोनों पार्टी रख दिया तब बात हुई, तब बोली कि आप बात कीजिए। तो बात दो ही चार से हो सकती है, तो आप में से 2 आदमी आइए। दो, उधर से 2 आदमी आया, इधर से बाबूजी हुए, जमादार साहब हुए, एक जमादार भी थे। ये लोग तब जाके बातचीत हुई, और बातचीत में यही तय पाया गया है कि सिपाही, न पुलिस की बात है, सिपाही जब आएंगे, जिस समय आएंगे, उनको पकड़ के सुपुर्द कर देंगे। किसको सुपुर्द करेंगे? तो गांव वाले बोले नहीं, हमारा आदमी बैठेगा। एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि ये खबर पुलिस तक जाना चाहिए, हम लोग पुलिस को खबर करेंगे, ये तो करने दीजिए। गाँव लोगों को भी इतराज नहीं था, ठीक कीजिए। बात तय हुई, और कोई और हंसी आती है, सबको फिर पानी पिलाया गया, सबको गुड़ का टुकड़ा दे दे के पानी पिलाया गया। उतना लोग आया था। खैर फार्म में कमी तो नहीं थी, सब चीज़ की कमी नहीं थी, राशन की और सामान की। उतने लोगों का स्टाफ का सब ये भी रहता था, वहाँ राशन भी रहता था। सबको पानी पिलाया गया, और वो काम वो डिस्पोज हो गया। हालांकि उसके पीछे और खिलाफा था। वो सिपाही बदमाश था, उसको दरोगा से कांटेक्ट था। वो दरोगा दरोगा दूसरा केस बनाना चाहता था। वो सब हुआ बाद की चीज़ें हैं। लेकिन उस हालत में इनका अपने जान पर खतरा लेके बाहर निकल के बात करने जाना,
और दूसरा कि सिपाहियों से लाठी भाला रखवा देना, ये चीज़ को डील करने में इसमें साहस की ज़रूरत थी। और हाँ, साहस की ज़रूरत थी और अक्लमंदी भी थी, और उसको हैंडल कर लिए थे। ये हमारे होश की चीज़ें कहानी। एक दूसरी होश की कहानी हमको याद आती है। आप जानते हो, बाद में उस केस में वो बहुत बड़ा केस हो गया। बाद में वहाँ एसपी आया, पुलिस का एस्कॉर्ट आया, वहाँ पर 6 ठो पुलिस वाले लोग और 1 ठो हवलदार वहाँ डिप्यूट कर दिया गया, जो फार्म पर राइफल लेके रहता था। पुलिस को भी फायदा था, मीट मछली मांस तो मिल खिलाती थी, रहने का मिल देती थी, पुलिस का खर्चा नहीं था, और पुलिस के वो लोग आराम से वहाँ रहते थे और मज़ा से जीते थे। और उस 6 का जो एक लोकल इंचार्ज कहलाता है, लोकल मजिस्ट्रेट, उस समय एक लोकल मजिस्ट्रेट होता था कि वो सिपाही किसकी बात मानेगा, हर बार तो थाना नहीं जाएगा। तो लोकल मजिस्ट्रेट में बाबूजी का नाम दिया गया था कि फार्म इंचार्ज लोकल मजिस्ट्रेट हो। और वो सिपाही सब वहाँ हम समझते हैं लगभग साल भर रहा होगा, वहाँ का डिप्यूटेशन ही हो गया था, हमेशा एक बैच सिपाही का रहता था। बाद में वहाँ दरोगा आया, वो 3-4 दिन के बाद का किस्सा है, जब इंक्वायरी वगैरह सब चल रही थी, तो दरोगा बहुत चक्कर में था, तो एसपी भी आया। दरोगा और एसपी, इनके लोगों के बीच में बात हो रही थी। दरोगा पूछता था, अच्छा ये बताइए, आप इतना लोग 60 आदमी आए थे, आप किसी का नाम दीजिए, हमको तो केस फाइल करना पड़ेगा। भाई हम नहीं जानते किसका नाम दें, हम कोई हमसे लड़ा नहीं था, 60 आदमी आया था, लाठी वाला लेके आया था, कोई लड़ा नहीं था आपसे, आप किसी का नाम नहीं दीजिएगा। तो बोली नाम काहे के लिए दे, हमको कि मारेगा तब तो, हमको गाली देगा तब तो, ऑफेंस तो कुछ होगा तब ना, वो खड़ा था, आया था, इसके लिए हम क्या नाम दे दें आपको। दरोगा किसी तरह चाहता था कि लोकल पब्लिक का किसी का नाम दें, बाबूजी नाम नहीं दिए। तो बोला तो आपका नाम करेंगे। तब एसपी वहाँ रोका, एसपी खुद आया हुआ था, और बाद में वो इनाम नहीं ही दिए, और बाद में एसपी इस बात को अप्रिसिएट किया। बाबूजी को थोड़ा इस बात के लिए उसे एक क्लेम मिला था, इसीलिए उनको लोकल मजिस्ट्रेट भी बना दिया हो। तो ये एक घटना थी। दूसरी घटना एक याद आती है, एक बार बैरिया देवी माई वहाँ से कुछ दूर पर है, वहाँ रोड का एक टर्निंग है, बड़ा ब्लाइंड टर्निंग है, और वहाँ एक बस चलती थी, बाबू साहब की बस थी। बाबू साहब की बस एक दिन आ रही थी, तेजी से ब्लाइंड पर उस टर्निंग पर मुड़ी, और सामने कुछ था, रोक नहीं सका, उलट गई। बस उल्टी तो बस के नीचे, बस में ओवरलोड था, छत पर लोग थे, दरवाजे पर लोग थे लटके हुए। जब बस उल्टी तो वो लोग दब गए, बस उल्टी और दबे तो तुरंत हल्ला हुआ। बाबूजी पास के किसी प्लॉट में थे, तो वो दौड़ के वहां पहुंचे, वहां से तुरंत सबको दौड़ाए कि जो जहां है, रस्सी लाठी जो जिसके हाथ में है लेके भागो, सबको भेजो यहाँ पर। सब मजदूर, जल्दी जल्दी मजदूर स्टाफ दौड़ा वहाँ। गड्ढा, बस थोड़ा गड्ढे में गिरी थी, गड्ढे पर रस्सी लगाया गया, बस को जल्दी से उठाया गया, बस के नीचे जो लोग दबे थे उनको निकाला गया, फार्म के टायर पर पेशेंट्स को डाल के जल्दी से मोतिहारी हॉस्पिटल भेज दिया गया। कुछ लोग इनको मना किए कि हजूर ये मत कीजिए, आप ये कर रहे हैं तो दरोगा साहब नाराज हो जाएंगे, बिना उनको खबर के ही सब हो रहा है। दरोगा तो खबर कर दिया गया था, दरोगा साहब ये आए नहीं है और आप ये सब कर रहे हैं। और दूसरा कि बाबू साहब का, अब बाबू साहब ही समझो, देखो बाबू साहब भी उस बस में थे, उस दिन की बात ही कैसे कैसे था। बाबू साहब मतलब एनीवे कौन? बाबू साहब अपने घायल हुए हैं, शायद मर जाएंगे, जी नहीं सकेंगे, झमेला होगा, अपना सा अलग रहिए, आप तो फार्म इंचार्ज हैं, आपको क्या मतलब है। हाँ, बाबू साहब मतलब कौन? जिसकी बस थी। अच्छा। तो बाबू खैर, लेकिन बाबूजी नहीं माने इस बात को, वहां भी गलत काम किए। गलत काम ये किए कि बिना दरोगा के सिपाही के पहुंचे, बिना उस चीज को रिकॉर्ड किए बस को उठवा लिए। अब इतना स्टाफ था, रसी था, ताकत तो था इन लोगों के पास। बस उठ गई, नीचे से लोग बचा निकाल लिए गए जितने बच सकते थे,
हमारे ख्याल से तो भी 6 या 7 आदमी मर गया था ऑन स्पॉट। और उसके बाद दरोगा जी आए, जैसा होता है। तो बस कैसे उठ गई, तो रामा प्रसाद कराए, बहुत चिल्लाए, बहुत नाराज हुए, आपको अरेस्ट करेंगे, कीजिए। तो काहे आप कराए, तो लोग मर रहे थे। तो आप जानते हैं, आप एविडेंस मिटा दिए। वहाँ पर क्या चीज़ें थी घटना स्थल पर, सबको आप डिस्टर्ब कर दिए। हम केस कैसे बनेगा, इसलिए आप जिम्मेवार हैं। तो बोले हम इसके लिए जिम्मेवार हो सकते हैं, लोगों के मरने के लिए का जिम्मा कौन लेता। लोग दबे हुए थे उसके नीचे, वो मर रहे थे, तो हम आपका पहले एविडेंस बचाते, तो आप कौन होते हैं। बोले हम आदमी होते हैं। उस जगह पर हम नहीं थे, लेकिन ये सब चर्चा सुने थे लोग, बहुत दिन तक इसी चर्चा करता रहा कि किस साहस से वो दरोगा जी को। अब दरोगा जी वही दरोगा थे जो पिछला केस में भी बैरिया में जिसको एसपी डांटा था। अब वो इनका पूरा दुश्मन हो चुका था और उनको इस केस में इम्प्लीकेट करना चाहा, और संजोग से एसपी भी फिर वही था वो। लेकिन इस केस में फंस रहे थे बाबूजी, सच में। सारा बिना पुलिस के पहुंचे, एविडेंस वगैरह डिस्टर्ब किए थे, साइट को ख़त्म कर दिए थे, मतलब बस उठ गई थी। लेकिन उस केस में भी एसपी इनको बचा लिया, एक साउथ इंडियन एसपी था। तो ये भी यहाँ साहस के थे। यहाँ एक डिसीजन था, लीगली एक रॉन्ग डिसीजन था। कोई घटना होती है तो पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल। कोई सिविलियन, कोई बाहरी आदमी को ये हक नहीं है कि घटना स्थल को डिस्टर्ब करे, यही करे। काम गवर्नमेंट का है, पुलिस का है। एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस का क्लेम का सवाल है, इंश्योरेंस फोटो खींचेगी, देखेगी। अब इंश्योरेंस के पास भी नहीं था कुछ, बाबू साहब को इंश्योरेंस का कैसे मिलता, सब तो साइट तो डिस्टर्ब हो गया था। तो ये सब इलीगल था। लेकिन उस समय वो 6 आदमी तो मरा था, लेकिन 8-10 आदमी का जान बचा लिए थे। तो ये थे वो कि गैर कानूनी काम करके भी उसमें भी साहस की जरूरत थी और एक डिसीजन की जरूरत थी। तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा था उनका, इसलिए मिल भी उनको बहुत पसंद करती थी। इसीलिए वैसे फार्म का इंचार्ज, मिल का सबसे बड़ा फार्म वही था, तो उस फार्म का इंचार्ज उनको बना के रखी थी। कौन सी कंपनी का मिल था ये दूसरी घटना है मामा? हाँ। ये कौन सी कंपनी का मिल था ये? ये मिल का नाम था हनुमान शुगर फैक्ट्री। ये नोपानी ब्रदर्स की मिल थी। बिरला के वो लोग कुछ रिलेटिव होते हैं। बाद में वो कैसे इनहेरिटेंस से वो एक ऐसे आदमी के पास चला गया जो अभी कलकत्ता में ही है, कलकत्ता की फर्म है उसकी। वही अभी प्रेजेंटली इस मिल का मालिक है। अभी एससी की इंडस्ट्री है, लेकिन उस समय वो नोपानी ब्रदर्स का मिल था। बिरला का कोई रिलेटिव, बिरला का कहो, बिरला ग्रुप का ही था, बिरला फैमिली का था। तो ये कैसे बने थे उस मिल के इंचार्ज? मतलब ये पढ़े लिखे थे, मैट्रिक थे और अच्छे डिवीजन से मैट्रिक पास किए थे, इसीलिए इनको स्कॉलरशिप मिला था। हाँ, एक और वो भी, वहाँ भी किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैट्रिक बहुत अच्छे नंबर से पास किए थे। उस ज़माने में सेकेंड डिवीज़न भी आना मैट्रिक का बहुत बड़ा चीज़ होता था। लेकिन इनका नंबर हाईएस्ट था इंग्लिश में और मैथ में। तो उसके लिए बेतिया राज, उस समय बेतिया राज, अभी भी आज़ादी के कुछ ही दिन बाद की बात है, बेतिया राज था। और बेतिया राज का 3 सीट हुआ करता था कॉलेज में। अब कॉलेज कलकत्ता का था कि पटना का हमको याद नहीं, लेकिन वो टेक्निकल था। तो 3 सीट में उस लड़के का खाना पीना, रहना, कपड़ा, फीस, वजीफा, मैंने जो भी खर्च हो उसके पढ़ने में, वो सब बेतिया राज का था। तो बहुत लुक्रेटिव था वो स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप उनको, उसमें कोई झंझट था ही नहीं। जिसको हाईएस्ट आना था उसको मिलना था, मैथ में, इंग्लिश में, उनको मिल गया। और उसके बाद
वो खबर लिखे कि ये है, इस तरह से हो जा रहा है हमारा, अब हम आगे पढ़ने के लिए कलकत्ता चले जाएंगे। आके बात किए गांव में, बाबा से बात किए। दुदुआ बोली कि ठीक बा, तू तो पढ़े चल जेबो, अब बाकी भाई लोग कटोरा हाथ में लेके भीख मांगी। उस समय कॉन्सेप्ट ये होता था कि घर की कमाई से ही सब कुछ चलना था ना, और घर की कमाई हम लोग की खाली खेत थी, और बाबूजी बाबा पटवारी थे, बड़ी मुश्किल से 4 आना 2 आना 4 आना कमा के लाते थे, उससे सब कुछ चलता था। और खेत में अगर कहीं बाढ़ आ गई और फसल नहीं हुई तो एक और आफत। और बाढ़ उस समय कंकरेंट चीज थी, होती थी। तो हुआ कि अब ऐसे में यही दुदुआ का यही कहना था कि हाँ, तू स्कॉलरशिप पढ़ के इंजीनियर बन जाइए, हाकिम बन जाइए। अब भाई लोग कटोरा लेके तले भीख मांगी, क्या कि दुदुआ का कंसर्न ये था कि घर का खर्चा कैसे चले। तुम पहले बेटे हो, मैट्रिक किए हो, उम्मीद थी कि तुम नौकरी कर लोगे तो घर को सपोर्ट मिलेगा। और तब तुम सोचो को बाबूजी क्या किए होंगे। उतना बढ़िया स्कॉलरशिप उस जमाने में, छोड़ दिया तो फिर? कैरियर तो एक मैट्रिक पास लड़का अपना कैरियर तो समझ सकता था, क्या किए होंगे वो सोचो। छोड़ दिए हैं फिर और नौकरी ढूंढ, हैं? छोड़ के नौकरी ढूंढ ली, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। छोड़ के नौकरी ढूंढ लिए मामा, हाँ, क्या किए होंगे गेस करो। छोड़ के नौकरी ढूंढ लिए। हाँ, वो स्कॉलरशिप नहीं अवेल किए, छोड़ दिए। और गौतम बाबू एक इंजीनियर थे, उन्हें बथना में, उसी स्कूल से थे। बाद में वो भी उसी स्कॉलरशिप से गए थे, तो वो बाद में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर वहीं आए। लेकिन गौतम बाबू इन सब चीज़ों के लिए बाबूजी की बहुत इज्जत करते थे। हमको याद है, वो भी होश की बात है, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर उस समय डिस्ट्रिक्ट में 2 ही इम्पोर्टेंट पोस्ट, 3 इम्पोर्टेंट पोस्ट होता था, कलेक्टर, सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था उस समय, हम बहुत पहले की बात करें, 50s की। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे गौतम बाबू मोतिहारी में, और बाबूजी से मिलने के लिए फार्म पर आए थे, और दिन भर हम लोग के यहाँ वो उस समय बिताए थे। बहुत ज्यादा इज्जत करते थे बाबूजी की। ये सब किस्से उनको मालूम थे। तो ये एक उनका किस्सा था। एक और किस्सा था, कैरियर पर बात चली तो वो मझौलिया मिल में, बाद में मझौलिया मिल में नौकरी कर लिए। जैसे बताए थे तुमको नौकरी की तुरंत जरूरत थी मझौलिया मिल में, और नौकरी कौन सा किए थे, तो बहुत कुछ समझो, वही सुपरवाइजर का नौकरी किए थे। तो उस नौकरी में वहाँ एक अंग्रेज जनरल मैनेजर था, उसको इनका अंग्रेजी और मैथमेटिक्स बहुत मजबूत था, इनका बहुत अच्छा लगा। इनका नाम रिकमेंड कर दिया पूसा में। पूसा उस समय खुला था ढोली मुजफ्फरपुर के पास, वहाँ इंस्टीट्यूट खुला था फार्मर्स ट्रेनिंग का, भेज दिया। गए वहाँ, बहुत अच्छा किए। तो रिकमेंड कर दिया कि इनको एग्रीकल्चर में डिप्लोमा के लिए मझौलिया मिल की तरफ से इनका एडमिशन करा लिया जाए। और गवर्नमेंट को जरूरत थी, नया नया शुरू हो रहा था, तो बैचेज में लड़के नहीं मिल रहे थे। मैट्रिक और अच्छे नंबर वाला लड़का मिल गया, तो लोग फिर वहाँ इनको मिल गया फ्री सीट और एडमिशन भी। फिर वही सवाल उठा कि उतना दिन काम करें तो उतना दिन तनख्वाह तो नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप तो अपना मिलेगा, क्या किया जाए। एडमिशन होने के बावजूद भी फिर एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स में होता था, नहीं गया। बाबूजी थोड़ा दिन कलकत्ता में नौकरी किए हैं सर। वो भी दूसरा नौकरी छोड़ दिया भैया आपके है। जन्म से पहले बाबूजी कलकत्ता में कहीं नौकरी किए हैं कुछ दिन। ये हम एकदम शुरू के कर रहे हैं, जब वो राज स्कूल से निकले थे ना, उसके बाद मझौलिया मिल में गए थे, और उसके कलकत्ता बाद भी गए थे। रामनगर गए, उसके बाद कलकत्ता भी गए, हाँ कलकत्ता। आसाम भी गए हैं, फिर हाँ कटिहार गए हैं। बहुत जगह, बहुत जगह किए हैं, आसाम और कटिहार भी गए हुए हो। तो कोई नौकरी में 80 से ज़्यादा दिन रहते नहीं थे। लेकिन ये सब जो स्कॉलरशिप वाला सब जो मिला, यही 2 मिला था। एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पूसा में, और एक वो बेतिया राज वाला।
नौकरी कैठो की है। उसके लास्ट में फिर खैरवा में नौकरी की है, तो वहाँ घोड़ा वोड़ा मिला था चलने का, वो सब। तीसरी नौकरी का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था। मोतिहारी मिल में जब नौकरी करने गए तो मोतिहारी मिल नया नया बना था, लोग स्टाफ ढूंढ भी रहा था। तो ये गए थे, वही सिमंगल बाबा का कोई केस था मोतिहारी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी था। तो बाबा बोले कि तो जा कागज वकील साहब के दे दिया। बाबूजी अपने कागज लेके मोतिहारी आए। मोतिहारी कोर्ट में थे तब तक थोड़ा फुर्सत में देखे कि वहाँ चिमनी में धुआं निकल रहा है। तो कहा तो मिल बनल, नया मिल खुलल, तो मिल घूम आई। चले अभी वकील साहब ना आई हैं तले, तो मिल घूमने के लिए चले गए। मिल घूमने चले गए और वहाँ मैनेजर के पास क्या मन में आया, मैनेजर के पास गए। मैनेजर के पास एक बोले भेंट करने के लिए। तो इनका कपड़ा लत्ता देख के देहाती आदमी को कोई घुसने नहीं दिया। तो बोले अच्छा ये काम करिए सिपाही जी, पुर्जा कम से कम दे आई मैनेजर साहब के। तो अंग्रेजी में एक कागज पर पुर्जा लिखे थे, उसमें लिखे थे वही कली कटसी विजिट या कुछ लिखे होंगे, बहुत छोटा सा चीज़। लेकिन वो राइटिंग इतना मैच्योर था, इंग्लिश इतनी साफ थी। और वो पुर्जा देखा तो मैनेजर बोला तुरंत भेजो। बुलाया और बुलाने के बाद पूछा पढ़ाई, बोले कि हाँ मैट्रिक है। बोला कि नौकरी करोगे। ये ऑफर मैनेजर की तरफ से खुद मिल गया कि हमारे नौकरी करोगे। बोले कि चाहते ही थे। हाँ तो क्या नौकरी कर सकते। फिर अपने से जो जो टर्म्स दिया वही मोतिहारी मिल की उनकी नौकरी हुई। मंगल बाबा कागज कचहरी में जमा करने आए थे, मैनेजर से भेंट गए थे, मिल देखेंगे। वो इनके राइटिंग पर, इंग्लिश राइटिंग पर और इनके बातचीत पर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसी समय नौकरी दे दिया और लौटे तो नौकरी लेके लौटेगा। तो बाबूजी का अंग्रेजी और मैथमेटिक्स बहुत ही मजबूत था। लास्ट तक हम भी विटनेस किए, हमारे चिट्ठियों को इतना जल्दी करते थे वो, और राइटिंग बहुत सुंदर थी। लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला, नहीं पढ़ सके। डिसीजन बहुत अच्छा लेते थे। ये था दूसरा किस्सा। हाँ एक तीसरा किस्सा और था। एक बार इनके हमारे तीसरी जो फूफा थी उनकी शादी हुई, तो फूफा को कोई नौकरी नहीं थी। तो फूफा को कोऑपरेटिव में नौकरी मिल रही थी। फूफा का नाम भी रामा प्रसाद ही था। लेकिन उनके उनको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए था, वो मैट्रिक पास नहीं थे। तो बोले कि ऐसा मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपना के दे देते हैं तो हमारे काम हो जाए। अब बाबूजी तो सब समझते थे कि भाई सर्टिफिकेट दे देंगे तो फिर आगे आगे की पढ़ाई कैसे कर सकेंगे। उस जमाने में जो स्कॉलरशिप छोड़ा, जो पूसा वाला छोड़ा, और तीसरा जो आखिरी काम किए वो था अपना सर्टिफिकेट वो फूफा को दे दिए, और फूफा अपने बाप का नाम ब्रह्मदेव लाल लिखवा दिए, और उसी सर्टिफिकेट पर उनको कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी हो गई। लेकिन बाबूजी हमेशा के लिए डिप्राइव्ड हो गए, क्योंकि आगे नहीं पढ़ सकते थे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट इनका चला गया। ये किस्सा हमको खुद फूफा बताए। हम जब बेतियां जाते थे, हम लोग बच्चे थे, तो बहुत मीट और चूड़ा उस समय का बहुत फेवरेट डिश होता था, अलग से खिलवाते थे। तो खा खा खूब खा। आप बहुत नाजायज भी कमाते थे कोऑपरेटिव रिवॉर्ड में फूफा। तो बोले खा खा, ये सब तोहरे देहल है तोहरे बाप के। हम समझते नहीं थे काहे बोलते हैं। बाद में मालूम हुआ कि एकदम नहीं किसी को सर्टिफिकेट पता। बाबूजी अलग था। बाबूजी भैया आई कहानी कभी नहीं के कोई बतैले, लोग पापा लोग नहीं के बतैले। हाँ तो अभी ये मुँह को पूछ रहा है तो हमरे मर जाने के बाद कोई यही नहीं कहे बताए, कौन कौन बताने वाला था। सही बात, पापा लोग नहीं बताया ये कभी। चाचा को, बड़का चाचा को मालूम था। बड़का चाचा से एक बार हम पूछे हाँ कि जाने था किस्सा, तो स्कॉलरशिप वाला तो बाकी सब किस्सा कंफर्म किए थे, सर्टिफिकेट वाला बोले सर्टिफिकेट वाला हमारा याद नहीं है। पता नहीं इसको जानबूझ के ही लोग जानबूझ क्या के बताता था लोग, कुछ नाजायज था। हाँ हुआ है ना इसीलिए। मामा मामा थोड़ा कंप्यूटर ऐसे कर लीजिए, आपका मुंह कट जा रहा है। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, तो इसीलिए तो मामा अब ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो बस अब तो नहीं है, खत्म होगा अच्छा ये अब। सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, सारा रिकॉर्ड हो रहा है और साइड में थोड़ा थोड़ा नोट्स भी हम बना रहे हैं। और बिट्टू दीदी बोली है कि वो इसको सुनेगी और फिर उस नोट्स को थोड़ा और
एलेबरेट करेगी। उसको थोड़ा और इलेबोरेट करेगी। तो अब आप- मेरे को लगता है कि तुम 2-3 लोग पे काम करेंगे मेरे अलावा भी। अच्छा, आप तुम बड़का चाचा वाला सुना? बड़का चाचा वाला तो उसे हम तुमको किस्सा बताए थे, वो बराबर वो मुकदमपुर वाला जो कुआं वाला, मैंने ये नापी में था, वहाँ का आदमी नहीं तैयार हुए कि काम वर्क कंप्लीशन वाला नहीं दिए। पॉलिटिशियन भी थे, एमएलए भी थे, और वो वहाँ काम कराते थे, कॉन्ट्रैक्टर भी थे। तो सस्पेंस बोले कि दिक्कत हो ही रहा बड़का चाचा को, बोले कोनो बात ना, और दिक्कत किए। बड़का चाचा सस्पेंड हुए, 2-3 महीना तक सस्पेंड रहे, लेकिन वो काम उनका नहीं किए, क्योंकि उसमें गलत कागज पर दस्तखत करना था। ये बड़का चाचा थे। तो गलत काम नहीं करते थे पापा भी। देखो अटका मामा, इंटरनेट थोड़ा खराब हो गया है। हमको लगता है कि अब यहाँ पे लोग धड़ाधड़ शुरू कर रहे हैं देखना। इधर ही भी अभी इंटरनेट शुरू किए हुए हैं, बंद कीजिए उसको। ठीक। हम्म, अटक गया मामा। अटक गया भैया। ना, उनका कट गया, अभी गायब हो जाएंगे। देख